कुछ आवाजें होती हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस होती हैं। कुछ सुर ऐसे होते हैं जो कानों से नहीं, रूह से भी गुजरते हैं। और कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो इतिहास में सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक किताब बन जाते हैं। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं हूं आपका दोस्त आरजे केशव और आज हम उस कलाकार की बात करने जा रहे हैं जिसे जानता तो हर कोई है पर समझ बहुत कम लोग पाए। मन्ना डे। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और मुकेश जैसे दिग्गजों के दौर में मन्ना डे एक अलग ही धुन थे, एक अलग ही राग। उनकी आवाज में ठहराव था, तालीम थी और वो गहराई थी जो हर गाने को एक नई आत्मा दे देती थी। मशहूर संगीतकार अनिल विश्वास ने कहा था कि मन्ना डे हर वो गाना गा सकते हैं जो मोहम्मद रफ़ी, मुकेश या किशोर कुमार ने गाया हो, लेकिन इनमें से कोई भी मन्ना डे के हर गाने को नहीं गा सकता। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, एक सच्चाई भी थी। रफ़ी साहब ने एक बार कहा था कि दुनिया मेरे गाने सुनती है लेकिन मैं मन्ना डे के गीतों को सुनता हूँ। और मशहूर गीतकार प्रेम धवन का कहना था कि मन्ना डे गायकी के हर फन के उस्ताद हैं। जब वो ऊंचा सुर लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा आसमान उनके साथ गा रहा है। जब वो नीचा सुर गाते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी आवाज में पाताल जैसी गहराई है। और जब वो मध्यम स्वर लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी धरती उनके सुरों के साथ झूम रही है। जरा सोचिए, एक कलाकार जिसकी तारीफें दूसरे लेजेंड्स करते नहीं थकते, वो भी भीड़ में कहीं पीछे रह गया। ऐसा क्यों? क्या वजह थी कि वो हमेशा दूसरी पंक्ति के गायक माने गए? आज हम उसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए सुनते हैं मन्ना डे की अनसुनी लेकिन अनमोल कहानी। ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। कुछ लोग स्वरों को गाते हैं, कुछ लोग शब्दों को गाते हैं, लेकिन मन्ना डे भाव को गाते थे। हर शब्द के पीछे छिपे जज्बात को पकड़ लेना, उसे अपनी आवाज में पिघलाकर सुनने वाले के दिल तक पहुंचा देना, यही तो था मन्ना डे का जादू। शायद इसी जादू ने कवि हरिवंश राय बच्चन को मजबूर कर दिया जब उन्होंने अपनी रचना मधुशाला को स्वर देने के लिए केवल एक ही नाम चुना, मन्ना डे। क्योंकि बच्चन साहब जानते थे कि मधुशाला के भाव को अगर कोई समझ सकता है तो वो है मन्ना डे। व्यर्थ सुखा डाली जीवन की उसने मधुमय मधुशाला। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि इतना बड़ा फनकार जिसकी आवाज में इतना ज्ञान था, इतनी तालीम थी, इतनी गहराई थी, उसे मेन स्ट्रीम हीरो की आवाज बनने का मौका कम ही मिला। जबकि बाकी गायक बने सुपरस्टार्स के सुर, मन्ना डे की आवाज बनी किसी साइड हीरो, कॉमेडियन या साधु के किरदार की पहचान। जाने वाले बाबू से लेकर गोरे गोरे, उन्होंने हर बार कमाल कर दिखाया। खैर जरा ओ जाने वाले, खैर जरा ओ जाने वाले, बाबू मिस्टर गोरे काले, कब से बैठे आस लगाए, हमत वाले पालिश वाले, हमत वाले पालिश वाले। हर आवाज का अपना एक वक्त होता है, लेकिन कुछ आवाजें वक्त को पार कर जाती हैं और मन्ना डे की आवाज ऐसी ही थी जो जमाने के साथ नहीं, जमाने से आगे चलती थी। 50 और 60 के दशक में मन्ना डे वो नाम बन चुके थे जिसके बिना कोई भी संगीत संध्या अधूरी लगती थी। उनकी आवाज की रेंज, उनका स्किल और उनकी सुरों पर पकड़ इतनी जबरदस्त थी कि महज एक साल में उन्होंने अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में 95 गाने रिकॉर्ड किए और हर गाना एक से बढ़कर एक। हो शाम ले रखो जो छुना के,
सामने रखो जो छुना के। मन्ना दा की इस शोहरत के पीछे उनकी जिंदगी की कहानी छुपी है और साथ ही छुपा है एक लंबा स्ट्रगल। 1 मई 1919 कलकत्ता के एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे मन्ना डे, जिनका असली नाम था प्रबोध चंद्र डे। पिताजी चाहते थे कि बेटा वकील बने, क्योंकि घर में डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे। लेकिन मन्ना दा बचपन से ही एक अलग धुन पर चलने वाले इंसान थे। वो धुन थी संगीत की। उनका रुझान अपने चाचा और मशहूर शास्त्रीय गायक कृष्णचंद्र डे से मिला, जिनसे उन्होंने अपनी पहली तालीम ली। कॉलेज के दिनों में मन्ना दा अपने दोस्तों के साथ क्लास की पिछली बेंच पर बैठते थे और फिर वहीं ताल दे देकर गाते रहते। ये वही समय था जब वो लगातार इंटर कॉलेज संगीत प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान जीतते रहे। पर साथ साथ उन्हें कुश्ती, मुक्केबाजी और फुटबॉल का भी बड़ा शौक था। यानी वो एक ऐसे कलाकार थे जो कि दिल, दिमाग और शरीर तीनों से कला के प्रति समर्पित थे। 1942 में पढ़ाई पूरी करने के बाद मन्ना दा अपने चाचा के साथ मुंबई आ गए। यहाँ उन्होंने संगीतकार केसी डे और फिर सचिन देव बर्मन के असिस्टेंट के तौर पे काम शुरू किया। म्यूजिक डायरेक्शन करते हुए उन्होंने उस्ताद अमान अली और उस्ताद अब्दुल रहमान खान से अपनी शास्त्रीय तालीम जारी रखी। ये दिखाता है कि वो अपने हुनर को लगातार निखारते रहे और कभी ठहरे नहीं। एक गायक के रूप में उन्हें पहला बड़ा मौका मिला 1942 की फिल्म तमन्ना में, जहां उन्होंने सुरैया के साथ अपना पहला डुएट गाना गाया, जो सुपरहिट रहा और मन्ना डे की संगीत की गाड़ी चल पड़ी। जागो 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 आई उषा। दोस्तों, मजेदार बात यह भी है कि उन्होंने 1943 की फिल्म राम राज्य के लिए भी गाना गाया, जो भारत की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसे महात्मा गांधी ने भी देखा है। जब विधि का लेख किसी से पढ़ा नहीं जाए, किसी से पढ़ा नहीं जाए। 1944 से 1950 तक मन्ना डे का नाम धीरे धीरे चमकने लगा। उन्होंने अनिल विश्वास, वसंत देसाई, नौशाद और सचिन देव बर्मन जैसे दिग्गजों के साथ काम किया। ऊपर गगन विशाल, ओ प्रेम दीवानी, इन गानों ने उन्हें एक क्लासिकल स्टाइल के मास्टर के तौर पर स्थापित कर दिया। ओ प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी, संभल संभल कर चलना, ओ प्रेम दीवानी। और 1950 के दशक में उन्होंने दक्षिण भारत और बंगाली फिल्मों में भी गाना शुरू कर दिया। साल 1953 में उन्होंने सुलोचना कुमारन से शादी कर ली और उनकी 2 बेटियां हुई, सुरोमा और सुमिता। 1953 से 1969 ये मन्ना डे के करियर का गोल्डन पीरियड माना जाता है। सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि मराठी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में उन्होंने बेहतरीन गाने गाए। नीलाविन्ने नाटिले निशागंध पूतलो, नीलाविन्ने नाटिले निशागंध पूतलो, कलिकुटुकारने मरनु पोयो मानसमैने वरू। 1957 में एक ही साल में 95 गाने, 1958 में 64 गाने और इस पूरे दौर में कुल 758 हिंदी फिल्म गीत रिकॉर्ड किए गए। और हर गाना एक अलग रंग, एक अलग भाव, एक अलग अंदाज। बाबू समझो इशारे, झनक झनक तोरे, ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, हर गाने में एक नई दुनिया, एक नया मन्ना डे। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। तिरछी चला चला आके झूम आड़ी, तिरछी चला चला आके झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम बाजू। उनकी खासियत ये थी कि वो सिर्फ गाते नहीं थे, वो संगीत में श्रद्धा रखते थे और शायद इसी श्रद्धा के चलते वो अक्सर शास्त्रीय गीतों के लिए ही चुने जाते। फिल्मों की दुनिया ने उन्हें सिर्फ एक दायरे में कैद कर दिया था। वो दायरा था शुद्ध शास्त्रीय संगीत का। जब भी किसी फिल्म डायरेक्टर को कोई राग पर आधारित या कोई कठिन कॉम्पोजिशन गवाना होता तो सिर्फ मन्ना डे ही याद आते।
झनक 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 तोरे बाजे। धीरे धीरे वो क्लासिकल सिंगर के तौर पर ही टाइपकास्ट होने लगे और इसी वजह से जब भी कोई फिल्म डायरेक्टर हीरो के लिए कोई रोमांटिक या मस्ती भरा गाना रिकॉर्ड करता तो वो मन्ना डे की जगह किसी और को चुन लेता। दीम तना न दिर तानुम तना देरे ना दीम तना न दिर तानुम तना देरे ना दीम तना न दिर तानुम तना देरे ना दीम तना न दिर तानुम ता देरे ना दीम तना न दिर ता दिर ता दिर ता। इसका नुकसान ये हुआ कि उनकी गायकी का वो हिस्सा जो रोमांस, दर्द और मजाकिया रंग में भी उतना ही दमदार था वो कमजोर समझ लिया गया। लेकिन क्या इसमें मन्ना डे की हार थी? नहीं, ये हमारे पसंद की सीमाएं थी जो एक असाधारण फनकार को सिर्फ गंभीर या क्लासिकल कहकर सीमित कर रही थी। लेकिन मन्ना डे की गायकी को कोई परिभाषा बांध नहीं सकती थी। वो एक कलाकार थे जो अपने हर सुर में दुनिया को एक नया एहसास दे जाते थे। उनके गीतों में वो सब कुछ था जो वक्त से परे होता था और दिल में हमेशा के लिए बस जाता था। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। अब जरा सोचिए, लागा चुनरी में दाग जैसा गीत जिसे आज भी क्लासिकल मंच पर गाया जाता है उसे मन्ना डे ने गाया। लेकिन उस दौर में जब किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश हीरो की आवाज बन चुके थे, मन्ना डे को कॉमिक सिचुएशन, साधु संत या किसी साइड कैरेक्टर के लिए चुन लिया जाता था। और बात सिर्फ टाइप कास्टिंग तक ही सीमित नहीं थी। मन्ना डे के करियर में कई ऐसे पड़ाव आए, कई ऐसे किस्से हुए जब उन्हें फेवरेटिज्म का भी सामना करना पड़ा। ऐसा ही एक किस्सा है 1956 में बनी फिल्म चोरी चोरी का। गाना था ये रात भीगी भीगी और डायरेक्टर थे A.V. मय्यप्पन। और इस गाने को वो लता मंगेशकर के साथ मुकेश जी से गवाना चाहते थे, इसलिए वो खुद मद्रास से मुंबई आए थे। लेकिन संगीतकार शंकर जयकिशन की राय अलग थी। उन्हें लगता था कि इस गाने का सॉफ्ट इमोशनल टेक्सचर मन्ना डे की आवाज में ज्यादा जमेगा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जब मय्यप्पन पहुंचे और देखा कि मुकेश की जगह मन्ना डे हैं, तो उन्होंने नाराजगी जताई और कहा मुकेश कहाँ है। तब राज कपूर आगे आए और उन्होंने कहा पहले गाना सुन लीजिए, फिर अगर पसंद नहीं आया तो देखेंगे क्या करना है। गाना रिकॉर्ड हुआ और जब मय्यप्पन ने सुना तो खामोश रह गए और बाद में ये भी कहा कि ये गाना मेरी फिल्म से जुड़ना गर्व की बात होगी। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये मन्ना डे के हुनर की वो मिसाल थी जो किसी को भी ये सोचने पर मजबूर कर दे कि ऐसा कलाकार मेन स्ट्रीम से बाहर कैसे हो सकता है। राज कपूर ने हमेशा मन्ना डे की कला को सराहा। जब जब भावनाओं की गहराई चाहिए होती, राज कपूर की नजर मन्ना डे पर ही टिकती। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। और फिर आए वो संगीतकार जिन्होंने मन्ना डे को सिर्फ क्लासिकल तक सीमित नहीं रखा। 1958 से कल्याण जी आनंद जी और 1964 से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इन्होंने लगातार मन्ना डे से खूब सारे गाने गवाए। और जब R.D. बर्मन की एंट्री हुई 1965 में, तो उन्होंने मन्ना डे से आओ ट्विस्ट करे और प्यार करता जा जैसे पॉप स्टाइल गाने गवाए, जिन्होंने यंग जनरेशन को भी उनका दीवाना बना दिया। कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात, आओ ट्विस्ट करे का उठा मौसम, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही। मन्ना डे की वर्सेटैलिटी को समझना उस दौर के लिए भी आसान नहीं था और शायद आज भी नहीं है। उनकी गायकी में गहराई थी और भावनाओं का तूफान भी। 1955 से 1969 का जो पीरियड था वो मन्ना डे के करियर का गोल्डन पीरियड था। इस दौरान उन्होंने 758 हिंदी गाने गाए और लगभग हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया। इसी दौरान एक गाना ऐसा भी था
जिसमें मन्ना डे ने हार मान ली, पर इस हार से भी वो अमर हो गए। बात है 1968 की फिल्म पड़ोसन की, एक क्लासिक कॉमेडी जिसमें हंसी थी, नाटक था और संगीत था, वो भी ऐसा जो आज भी नया लगता है। इस फिल्म का गाना एक चतुर नार बड़ी होशियार आज भी जब बजता है तो चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस गाने को गाने के लिए मन्ना डे शुरू में तैयार ही नहीं थे। वजह, अरे भाई गाने में मस्ती थी, मजाक था, और वो भी किशोर कुमार और महमूद जैसे उस्तादों के साथ। मन्ना डे ने कहा, मैं संगीत से मजाक नहीं कर सकता। उनके लिए राग एक साधना थी, मजाक नहीं। उस फिल्म के संगीतकार राहुल देव बर्मन और डायरेक्टर ने उन्हें समझाया, लेकिन मन्ना दा जिद पर अड़ गए और आखिर में ये माना गया कि वो अपने हिस्से में कोई भी मजाकिया लिरिक्स का प्रयोग नहीं करेंगे। एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार। रिकॉर्डिंग शुरू हुई, मन्ना दा ने रागदार अंदाज में अपने बोल गाए, मगर जैसे ही किशोर कुमार ने अपने अंदाज में मजाकिया लिरिक्स का यूज किया और लाइनें डाल दी तो मन्ना दा चुप हो गए। उन्होंने पूछा, ये कौन सा राग है? अरे थम 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 रोक। इस बार महमूद ने कहा, भाई साहब ये राग नहीं, ये तो कॉमेडी है। मन्ना डे को समझाया गया कि ये एक सीन के लिए जरूरत है, ये एक किरदार का हिस्सा है, मगर वो डटे रहे। और अंत में बिना मजाकिया शब्दों के उन्होंने अपने हिस्से की गायकी पूरी की। करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार। और दिलचस्प बात यह है कि इस गाने में मन्ना डे के किरदार को हारना था, लेकिन असल में वो हार कर भी जीत गए, क्योंकि आज भी जब ये गाना सुना जाता है तो लोग कहते हैं कि किशोर कुमार ने हंसाया, पर मन्ना डे ने रच दिया म्यूजिक इंडस्ट्री में एक इतिहास। और ऐसे ही एक और मुकाबले की कहानी है जब मन्ना डे को पंडित भीमसेन जोशी के साथ गाने का मौका मिला। जरा सोचिए, भारत रत्न, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महानायक पंडित भीमसेन जोशी के साथ डुएट गीत। मन्ना डे थोड़े घबरा गए और जब उन्हें बताया गया कि इस गाने में पंडित जी को हारना है और खुद मन्ना डे को जीतना है तो उन्होंने साफ मना कर दिया। मन्ना दा का कहना था कि भाई जो थोड़ी बहुत इज्जत मैंने गाने गाकर कमाई है ये सब मिट्टी में मिलवा दोगे क्या? असल में भारत रत्न से नवाजे गए पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा नाम है और उन्हें पर्दे पर हराकर मन्ना दा कोई भी आफत मोल नहीं लेना चाहते थे। लेकिन उनकी पत्नी और शंकर जय किशन के काफी समझाने पर मन्ना डे राजी हो गए। केतकी गुलाब जो है चंपक बन फूले, केतकी गुलाब जो है चंपक बन फूले। अगले दिन जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे और सामने पंडित जी को देखा तो मन्ना दा काफी नर्वस हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे सम्मान और समर्पण के साथ गाया। और रिकॉर्डिंग के बाद पंडित भीमसेन जोशी ने कहा, आप में गहराई है, आपकी गायकी में आत्मा है। ये तारीफ किसी भी अवार्ड से कई गुना ज्यादा बड़ी थी। केतकी गुलाब जो ये केतकी केतकी केतकी। और अब बात करते हैं उस गाने की जिसने मन्ना डे को राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के दिल में बसा दिया। फिल्म थी आनंद और गाना जिंदगी कैसी है ये पहेली। शुरू में ये गाना सिर्फ बैकग्राउंड के लिए कंपोज किया गया था, लेकिन जब राजेश खन्ना ने इसे सुना तो प्रोड्यूसर से कहा कि ये गाना आप मुझ पर फिल्माइए और मैं इस गाने को सिर्फ सुनना नहीं चाहता बल्कि जीना चाहता हूँ। और फिर क्या था, बन गया एक नया इतिहास। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
मन्ना डे कहते थे, जब राजेश खन्ना मेरे गानों पर लिपसिंग करते थे तो लगता था कि वही गा रहे हैं। राजेश खन्ना की अदाकारी और मन्ना डे की आवाज एक साथ ऐसी जमी कि हर सीन एक कविता बन गया। दोस्तों, आनंद फिल्म ने राजेश खन्ना के करियर को एक नई ऊंचाई तो दी ही, और साथ ही साथ मन्ना डे के करियर में भी 4 चांद लगा दिए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ जिंदगी। कभी कभी जिंदगी के सुर इतने उलझ जाते हैं कि एक फनकार भी जेल के दरवाजे तक पहुंच जाता है। जी हाँ, मन्ना डे जिनकी आवाज में राग था, रस था, वो भी एक बार जेल जाते जाते बच गए थे। बात है नवाबों के शहर लखनऊ की। चारबाग स्टेशन पर एक बड़ा संगीत समारोह होने वाला था। उसमें मन्ना डे के साथ बड़े बड़े दिग्गज कलाकार भी शामिल होने वाले थे और लोग उसके लिए बहुत एक्साइटेड थे, बहुत उत्साहित थे, और उस प्रोग्राम के टिकट्स भी खूब बिके थे। मुंबई से मन्ना डे लखनऊ पहुंचे, पंडाल सजा, मंच तैयार हुआ, लेकिन जैसे ही समय हुआ शो शुरू होने का, ऑर्गेनाइजर्स ही गायब हो गए। और फिर क्या था, भीड़ बेकाबू हो गई। गुस्से में आकर लोगों ने शिकायत दर्ज करा दी और मन्ना डे का नाम भी घसीट लिया गया। लोगों ने आरोप लगाया कि मन्ना डे ने पैसा लेकर शो नहीं किया। शिकायत इतनी सीरियस हो गई कि मन्ना डे को जेल भेजे जाने की मांग भी उठ गई, लेकिन कुछ ही घंटों में ऑर्गेनाइजर्स को पकड़ लिया गया और मन्ना डे को राहत मिली। बेसुरे हालातों की वजह से एक सुरीला इंसान भी जेल जाते जाते बच गया। दोस्तों, ये वो दौर था जब मन्ना डे के पास हर बड़े गायक का सम्मान था। चाहे मोहम्मद रफी हो, चाहे किशोर कुमार हो या मुकेश, सब मानते थे कि अगर कोई गायक सबसे मुश्किल सुरों को आसान बना सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मन्ना डे। दोस्तों, 90 के दशक में मन्ना डे ने धीरे धीरे फिल्म संगीत से दूरी बना ली, पर कहते हैं ना, साधक कभी पूरी तरह नहीं रुकता। वो प्राइवेट पार्टीज में गाते रहते, पर फिल्मों के लिए उनका आखिरी रिकॉर्डेड गाना माना जाता है 2006 की फिल्म उमर का। रात दिन सीना क्यों फड़कता है, सीने में दिल क्यों धड़कता है। लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ भी है। मन्ना डे खुद मानते थे कि उनका आखिरी सिनेमा गीत 1991 में आई फिल्म प्रहार का था, हमारी ही मुट्ठी में आकाश तारा। ये गाना उनके दिल के बेहद करीब था। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का था और गीत था आत्मबल, आत्मनिर्भरता और विश्वास का। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। इस गाने को कई स्कूलों में सुबह की प्रेयर्स में गाया जाने लगा और मन्ना डे कहते थे, इस गाने में वो संदेश है जो मैंने जिंदगी भर जिया है। कभी ना ढले जो वो ही सितारा, दिशा जिससे पहचान संसार सारा। मन्ना डे को भारत में ही नहीं, दुनिया भर में संगीत की ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ माना गया। उनकी उपलब्धियां केवल अवार्ड शेल्फ की शोभा नहीं थी, बल्कि हर सम्मान के पीछे एक लंबा संघर्ष, एक गहरी साधना और बरसों की तपस्या छुपी थी। बात करें पहले रिकॉग्निशन की, तो 1971 में जब भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा, तब तक मन्ना डे 20 से ज्यादा भाषाओं में गा चुके थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2005 में मिला पद्म भूषण, देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और ये एक ऐसा पल था जब देश ने ये स्वीकारा कि मन्ना डे सिर्फ एक फिल्मी गायक नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर हैं। मेरे प्यारे वतन है, मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू। पर इस सबसे ऊपर था वो पल जब 2007 में उन्हें मिला दादा साहेब फाल्के अवार्ड, भारतीय सिनेमा का सबसे ऊंचा सम्मान। एक ऐसा सम्मान जो ना तो किसी हिट चार्ट से मिलता है और ना ही किसी स्टारडम से, बल्कि उस आत्मा से जो सिनेमा को जीती है। उस साल मंच पर जब मन्ना डे आए, उनके शब्द थे, मैंने कभी गायक बनने का सपना नहीं देखा था, मैं तो सिर्फ गाना चाहता था, सुरों के साथ जीना चाहता था। इसके अलावा मन्ना डे को कई राज्यों ने भी सम्मानित किया। बंगाल सरकार ने उन्हें विशेष गौरव सम्मान दिया। कर्नाटक संगीत सभा ने उन्हें संगीत सुधाकर की उपाधि दी। यूरोप और अमेरिका में भी मन्ना डे के लाइव शोज हुए।
जहां हिंदी ना जानने वाले लोगों ने भी बस उनकी आवाज की शुद्धता पर, प्योरिटी पर तालियां दी। उनकी आत्मकथा मेमोरीज कम अलाइव 2011 में आई थी। इस किताब में मन्ना डे ने खुलकर कहा, अवार्ड्स डोंट डिफाइन मी, माय वर्क डज। यानी कि ये अवार्ड्स, ये पुरस्कार मुझे डिफाइन नहीं करते, मेरा काम ही मेरी पहचान है। क्या ये किसी महान कलाकार की निशानी नहीं है? तो दोस्तों, जब अगली बार आप मन्ना डे का कोई भी गाना सुने तो याद रखिए, आप सिर्फ एक सुर नहीं, एक संघर्ष, एक सजी साधना सुन रहे हैं। एक ऐसी रूह जिसे ना वक्त मिटा पाया, ना शोहरत बदल पाई। एक कलाकार जो सिर्फ सुरों को गाता नहीं था, उन्हें साधता था। उनके हर नोट में तपस्या थी, हर अलंकार में विनम्रता और हर गीत में एक दास्तान। लेकिन जिंदगी की आखिरी दास्तान थोड़ी उदास थी। बेंगलुरु के कमरे में, जहां एक वक्त के बाद तालियां बंद हो गईं, स्टूडियो की गूंज कम हो गई और शायद अपनों की आहट भी। फेफड़ों का संक्रमण तो था ही, पर जो तकलीफ अपनों की बेवफाई से मिली वो ज्यादा गहरी थी। बेटी और दामाद ने एक रिश्तेदार पर इलाज के बहाने बैंक से पैसा निकालने का आरोप लगाया। ये दुख शायद किसी बीमारी से भी बड़ा था कि जिनके लिए जिया वही दूर होते चले गए। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। और फिर 24 अक्टूबर 2013 की वो सुबह आई जब सुरों का वो फकीर हमेशा के लिए खामोश हो गया। 94 साल की उम्र, 3000 से ज्यादा गाने, हर भाषा में जिया गया संगीत, और फिर एक चुपचाप विदाई। ना कोई बड़ा नाम, ना कोई रेड कारपेट श्रद्धांजलि, ना कोई फिल्मी रौनक, बस मन्ना डे और कुछ सच्चे चाहने वाले। लेकिन क्या कलाकार कभी मरते हैं? नहीं। मन्ना डे का लागा चुनरी में दाग आज भी शास्त्रीय संगीत की एक मिसाल है। एक चतुर नार आज भी मंच पर गूंजता है। कह दो इन हवाओं से आज भी मोहब्बत की दस्तक है। और हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, हर बच्चे के आत्मबल की प्रार्थना। इसलिए आज अगर कोई पूछे कि मन्ना डे कौन थे, तो कहिए वो थे जो हार कर भी जीत गए। वो थे जो सुरों में सादगी लेकर आए थे। वो थे जो आखिरी सांस तक गाना चाहते थे और जो आज भी हर दिल में गा रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त आरजे केशव। फिर मिलूंगा एक नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक याद रखिए, जो सुर दिल से निकलते हैं वो अमर हो जाते हैं। सुनते रहिए रेडियो बूज, इसमें नशा है।